सारे मजदूर हैं, कमजोर हैं। अगर मेरे जैसा क्रांतिकारी अगर मेरी बात को माने, या तो रेल में या जेल में। नेता आए, तमाम विधायक आए, तमाम राजनीतिक दलों के लोग आए, अगर उनसे पूछो तो वो ताली बजवाने में खुश होते हैं। अरे भैया इनका कोई काम भी तो करवा दो, तब तो आपको नेता मांगेंगे। तो मेरे को आने की ज़रूरत क्या होती, मेरे को थोड़ी यहाँ से चुनाव लड़ना। अगर उनको शर्म होती किसी को भी, तो इनके यहाँ भाषण दे के गए तो कम से कम इनका काम करा देते, तो इनकी वाहवाही करते। अब मैं ये कहता हूँ तो उनके निशाने में मैं भी होता हूँ, मैं ये कहता हूँ तो उनके निशाने में। उत्तराखंड में लगातार हो रहे प्रदर्शन उत्तराखंड के लिए सौभाग्य या दुर्भाग्य, इसी को लेकर उत्तराखंड में जो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं उसकी आवाज़ को लगातार बुलंद करते रहते हैं। ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। और राज्य आंदोलनकारी के रूप में भी हैं, कांग्रेस नेता के रूप में भी हरीश पनेरू जी हमारे साथ मौजूद हैं। पनेरू जी, जिस तरह हल्द्वानी में भी देखा गया, लगातार एक के बाद एक प्रदर्शन जो है उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी में भी जो है आप काफ़ी लोगों की आवाज़ के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं, और आप जो है समय समय पर जो है पुलिस का सामना भी करते रहते हैं। किस तरह से देखते हैं आज उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में भी यहाँ पर प्रदर्शन पर मजदूर बैठे हैं? देखिए, पुलिस नहीं है ये, मुझे लगता है ये अत्याचारी लोग हैं। उसमें मैंने कल भी कहा था, और आपने प्रदर्शन जैसा देखा, ये सरकारी जैसे वर्दी मिल जाती किसी को गुंडाई करने का, तो उस तरह से इनको लाइसेंस मिला हुआ है। और जब अन्याय अत्याचार होता है तो भगवान मुझे शक्ति देते हैं, जनता आशीर्वाद देती है। उस शक्ति के, उनके आशीर्वाद से मैं इसमें संघर्ष कर पाता हूँ। लेकिन कई बार मेरा मन ये विचलित होता है कि यार इतनी बड़ी शक्तियों से मैं लड़ रहा हूँ, मेरा क्या होगा। लेकिन भगवान और आप जैसे आशीर्वाद से मैं फिर और पावरफुल होके उसमें ताकत से, भगवान के आशीर्वाद से आगे बढ़ पाता हूँ। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि जो ये मजदूर वर्ग है, मैंने आज तक जहाँ भी, आप बताओ, मैंने हल्द्वानी इतना बड़ा चैलेंज था मेरे सामने कि मैं एक पीड़ित, जिस नौजवान को जो पहाड़ से था, जिसके लिए हमने राज्य बनाया, उसको पुलिस ने इतना मारा कि ऐसा यूपी के टाइम में भी ऐसा खौफ नहीं होता। उसका कोई दोस्त नहीं, वो कोई क्रिमिनल नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उसके खिलाफ मेरे मन में एक आक्रोश जागा, तो उसमें हम FIR के रूप में दर्ज कराने में 8 दिन में सफल हो पाए, और 3 पुलिसकर्मियों को वहाँ से थाने से हमने हटा लिया। ये एक हमारी सफलता है। लेकिन जिस तरह से हमने आंदोलन किया वो सफलता नहीं कह सकते। हमको लड़के मिला कि जैसे कानून में कोई राइट होता है, हमको 8 दिन लड़ना पड़ा। तो ये इस राज्य का दुर्भाग्य है कि न्याय के लिए एक पहाड़ का नौजवान इतना उसको मार दिया गया। वो ये कह रहा है कि ये फेरी वाला क्यों घूम रहा है। जब एक आम आदमी को हम पुलिस वेरिफिकेशन मांगते हैं, उसका प्रमाण पत्र, निवास मांगते हैं, तो भाई फेरी वाला क्यों नहीं दिखाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। उसका पूछना ये दोस्त था, पुलिस ने उससे पैसे ले लिए और उस नौजवान को इतना मारा कि मरने तक वो बड़ी मुश्किल से बच पाया। तो ये राज्य की दुर्भाग्य है, और पुलिस प्रशासन इस पर पूरा मूक दर्शक बना, चाहे वो उधम सिंह नगर की पुलिस है, चाहे वो नैनीताल जिले की पुलिस है। और क्योंकि उधर को तो मैं कम जाता हूँ, लेकिन यहाँ पुलिस की नाम की चीज़ नहीं है। पुलिस के नाम से सिर्फ एक दलाल पथ है। जैसे बॉम्बे में आपने शेयर मार्केट देखा होगा, उसका नाम ही दलाल पथ है। तो जो दलाली में अव्वल होगा वो ऊपर पहुँचेगा, जो दलाली में कम होगा उसको हटा दिया जाएगा। ऐसे में क्या मानते हैं, लगातार एक तरफ उत्तराखंड पुलिस को मित्र पुलिस कहते हैं, और इस तरह के रूप किस तरह का जो है कृत्य दिखाता है सामने? ऐसे देखिए, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि इसमें जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं कमजोरी मुझे नज़र आती है। क्योंकि जब हम सेटिंग गेटिंग के फार्मूले में चलते हैं तो हम फिर निष्पक्ष बात नहीं कर सकते। एक बार मैं आपका विरोध करूं, दूसरे दिन फिर आपके घर में आके कहूं कि चाय पी लूं, तो फिर विरोध कमज़ोर होता है। तो मेरा यही एक कारण लगता है मुझे, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ होता है। वो कंट्रोल करने के लिए हमारे संविधान ने दिया। जब राजनेता ही कमज़ोर हो जाएंगे, पुलिस उनकी बात को नहीं सुनेगी। हल्द्वानी DGP आए तो एक राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, वो दरवाजे पर खड़े थे और DGP उनसे नहीं मिले। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं वो नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनका मसला है, उनकी सरकार है, उनको जवाब देना। हरीश पनेरू तो एक क्रांतिकारी है, लेकिन मुझे दुख होता है कि वो भी हमारे बड़े भाई थे, वो सरकार के अंग थे, इतने महत्वपूर्ण पद पे थे। जब उनसे मिलने में अखबारों में छपाई, मैं नहीं कर रहा, अखबारों में छपा, तो भाई फिर आप समझ लो कि इस बात का क्या हाल है। तो मिलता वही नहीं है। हम 2 काम नहीं कर सकते, और आपसे पैसा भी लें, आपको धमकाएं भी, 2 नहीं हो सकता। या तो पैसा खा लो या कानून या न्याय का राज करा दो। तो पैसे का राज है और न्याय व्यवस्था कहीं है नहीं। एक तरफ की कुर्सी में बैठे, उनका अपना विजन था, अपना निजी स्वार्थ था। तो इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। अगर विजन होता तो वर्तमान सरकार में इतना बड़ा आंदोलन, आज उनको 1 साल होने जा रहा है आंदोलन से, तो इसको सेट आउट किया जा सकता था। अब लेकिन ये जो है सरकार रोजगार की गारंटी की बात कर रही है, वहीं मजदूर धरने पर बैठे हैं, इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की जो सोच थी, वो आज जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा दुखी हो रही होगी कि मैंने इस राज्य के लिए ऐसा रोड मैप नहीं दिया था। उन्होंने दिया था
उद्योगपति भी खुशहाल रहे, मजदूर भी खुशहाल रहे, व्यवसायी भी खुश रहे। लेकिन हम इतने सालों में उनके विजन को आगे नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि कोई विजन वाला व्यक्ति नहीं आया। जो भी बेचारे मजदूर हैं, कमज़ोर हैं, अगर मेरे जैसा क्रांतिकारी अगर मेरी बात को माने, या तो रेल में या जेल में। समय समय पर आप इनके बीच में आते हैं और आप कह रहे हैं अगर मेरी बात माने, तो क्या लगता है अगर आपकी बात माने तो किस तरह का दृश्य रहेगा? नहीं, मेरा दृश्य तो वो मैं मीडिया पर नहीं बता सकता हूँ। जिस दिन ये मेरी बात को मानेंगे अलग खेला होगा। हम तो भगत सिंह की तरह लड़ने में, जेल जाने में, मरने में कोई पीछे रहते ही नहीं है। मैंने कहा ना, भगवान जब हमारे साथ है, आपका लक्ष्य साफ है, आप सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं तो डरो मत। हमारे माँ बाप ने भी यही सिखाया, भगवान भी मुझे सपने में यही कहते हैं, तो मैं उसी रास्ते पे चलने वाला हूँ। लेकिन किसी को किसकी क्या मजबूरी हो सकती है, कौन क्या कर रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा मैं इंटरफेयर करके उसको उकसा के मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा उद्देश्य कोई इनको राजनीति, यहाँ तमाम राजनेता आए, तमाम विधायक आए, तमाम राजनीतिक दलों के लोग आए, अगर उनसे पूछो तो वो ताली बजवाने में खुश होते हैं। अरे भैया, इनका कोई काम भी तो करवा दो, तब तो आपको नेता मांगेंगे। तो मेरे को आने की ज़रूरत क्या होती? मेरे को थोड़ी यहाँ से चुनाव लड़ना। अगर उनको शर्म होती किसी को भी, तो इनके यहाँ भाषण दे के गए तो कम से कम इनका काम करा देते, तो इनकी वाहवाही करते। अब मैं ये कहता हूँ तो उनके निशाने में मैं भी होता हूँ। तो अब इसलिए मैंने ज़्यादा बोलना, क्योंकि ठीक है, मेरे अंदर एक आग है कि अन्याय कहीं हो रहा हो तो उसके खिलाफ कूद जाओ। वो मैं अपने नेचर को नहीं बदल सकता। मेरे पारिवारिक लोग भी कहते हैं, कई मित्र भी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि भगवान ने मुझे अगर इस लायक बुला रखा है, भगवान मुझे शक्ति दे रही है, तो बोलना चाहिए। पिछले दिनों हल्द्वानी के कृत्य को लेकर काफ़ी चर्चाओं में आप, ऐसा लगता है कि बवंडर खड़ा करना आपका मकसद है? मैं बवंडर नहीं। एक बताइए, एक पुलिस के सिपाही जिसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, वो सिपाही से दरोगा बन गया, दरोगा से करोड़ों अरबों रुपए की कोठी हो गई, वो संपत्ति कहाँ से आई? अगर वो भैया कुछ कर रहा है तो मेरा तो अधिकार क्षेत्र नहीं, तो क्या कर रहा है मुझे कोई मतलब नहीं। मैं न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ, उसमें दादागिरी करोगे तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो कोई भी, मेरा भाई भी हो, कोई भी हो, अगर वो खा रहा है तो मैं उसको रोक नहीं सकता, लेकिन वो मुझे गुर्राएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये आगे को भी, भैया तुम क्या कर रहे हो, मैं उसका वो जाने, राज सत्ता जाने, उनके अधिकारी जाने, लेकिन हम न्याय की लड़ाई में, हमारे बीच में तुम शेर बन के आओगे तो शेर बन के आओ, तो ईमानदारी रहो ना। बहुत सारे ईमानदार लोग हैं पुलिस में भी आज हैं, लेकिन आप गलत काम करोगे फिर हमें डराने की कोशिश करो। तो हमने ये राज्य, लोग जब पैदा नहीं हुए तब हमने लड़ाई लड़ी। हाँ भाई साहब, कोई राज्य के समर्थन में नहीं बोलता था। हम उस टाइम के राज्य आंदोलनकारी हैं। हमने 200 पुलिस कर्मियों के कस्टडी में जुलूस निकाला, हमने राज्य प्राप्त किया। हमने इसलिए थोड़ी किया कि हाँ यहाँ लोग भ्रष्टाचार करें। लोग पैदा नहीं हुए थे, वो आज दरोगा बन गए, वो इतने बड़े नेता बन गए। तो हमने इसलिए नहीं बनाया था, हमने इसलिए बनाया था कि लोगों को लगेगा कि यार अपना आदमी बनेगा तो अच्छा काम करेगा, और अपने ही जो है सबसे ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं तो उसमें बोलना पड़ेगा। ये मेरा नेचर है। तो ये थे हमारे साथ हरीश पनेरू, जिनका साफ तौर से कहना है कि आखिरी दम तक जब मजदूरों का शोषण होगा या किसी वर्ग का, तो हम जो है इसी तरह आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, भले ही उसके लिए हमें अपनी जान भी क्यों ना गंवानी पड़ जाए। तो आगे तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें न्यूज़ पॉइंट के साथ। सुरेंद्र शर्मा, रुद्रपुर।